हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आर्ट्स ह्यूमैनिटीज क्लासेस पर। आज से हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर्स। वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और आप लोग बताइएगा कि किस तरह से आप लोगों को क्लास में मज़ा आ रहा है, किस तरह से टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12th हिस्ट्री। और क्लास का जो मीडियम होगा वो बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हम आप लोगों के साथ डील करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो वी हैव द फर्स्ट चैप्टर। आई थिंक एवरीवन नोस दैट कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो है ब्रिस्क बीट्स एंड बॉन्स, दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो गाइस इन दिस चैप्टर हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। और आई थिंक आप लोगों ने इस टॉपिक को ऑलरेडी आपने क्लास 8 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्लास 8 में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस की जाती है। एंड देन हम जब क्लास 9th में आते हैं तो क्लास 9th में तो ये सारी चीज़ें नहीं है, बिकॉज क्लास 9th में आप फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ते हो, रशियन रिवोल्यूशन पढ़ते हो, सोशलिज्म और के बारे में पढ़ते हो। एंड देन हम जब क्लास 10th में आते हैं तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें नहीं है। बट क्लास 8th में और लोअर क्लासेस में ये सारी चीज़ें थी। बट नाउ अगेन हम क्लास 11th में भी ये सब नहीं था, बिकॉज क्लास 11th में कम्प्लीटली आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री थी। और क्लास 12th में अब आप लोगों का जो पहला ही चैप्टर आता है वो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि हमें आज की क्लास में कौन सा टॉपिक जो है डिस्कस करना है। तो वी हैव द फर्स्ट, हमें यहाँ पे देख लेते हैं। हम आज जो हमारा ये सेशन होगा इसमें हम इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, ठीक है। इसको कवर करेंगे ओनली इंट्रोडक्शन। या आई थिंक एवरीवन नोज दैट कि एनसीईआरटी के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, जब भी चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग जो होती है वो एक ओवरव्यू से होती है, ठीक है। और उस ओवरव्यू के अंदर बता दिया जाता है कि भाई इस चैप्टर के अंदर हमें क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। बेसिकली चैप्टर में क्या है, वो किसके ऊपर पूरी तरह से डिस्कशन होना है। तो उसी तरह हर एक चैप्टर में इंट्रोडक्शन आता है। तो यहाँ पर भी इवन क्लास 11th वाली बुक में तो इंट्रोडक्शन काफी लेंदी था, और उसमें साथ साथ आपको टाइमलाइंस भी दिए हुए थे। यहाँ पर भी टाइमलाइंस हैं, इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो लास्ट में आते हैं चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ और देखते हैं हमारे सामने इंट्रोडक्शन में क्या चीजें आ रही हैं। देखिए चलिए, तो वी हैव इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले एनसीईआरटी के अंदर जो कंटेंट है उस पर आने से पहले देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। भाई ये जो सिविलाइजेशन टर्म है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। सभ्यता का मतलब क्या होता है, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत जो हो रही है वो जिस टॉपिक के साथ हो रही है वो सिविलाइजेशन है। सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता है, ठीक है। जैसे आप क्लास 11th में जब थे तब आपके चैप्टर की शुरुआत जो हुई थी, वो जो वेरी फर्स्ट चैप्टर जो था क्लास 11th का, उसमें आप सिविलाइजेशन ऑफ मीजोपोटामिया को पढ़ते हो, ठीक है। कहाँ की सिविलाइजेशन को, मीजोपोटामिया की सभ्यता को, जो इराक में टिग्रिस रिवर पर डेवलप हुई थी। और यहाँ पर जिस सिविलाइजेशन को हम पढ़ रहे हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। सॉरी। तो भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब ह्यूमन ने प्रॉपरली कर प्रॉपरली क्या करना शुरू करा, प्रॉपरली जब ह्यूमन ने रहना शुरू कर दिया, ठीक है। तो दैट स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज कॉल्ड सिविलाइजेशन, एंड दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और वी कैन से ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो सेकेंड स्टेप होती है दैट इज नोन एज सिविलाइजेशन। तो आप बोलोगे कि फर्स्ट स्टेप क्या होती है। तो गाइस जो फर्स्ट स्टेप होती है वो स्टेप है जब ह्यूमन क्या कर रहे थे, नोमेडिक लाइफ स्पेंड कर रहे थे। नोमेडिक लाइफ इट मीन्स कि जब वो एक तरह से आदिमानव, जब हम ह्यूमंस को आदिमानव का जो रूप है ह्यूमन का, ठीक है। तो वो जो लाइफ थी दैट इज नोन एज द नोमेडिक लाइफ, और दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो आती है जब ह्यूमन नोमेडिक लाइफ से ट्रांजिशन कर चुका है और सेटल्ड बन चुका है। क्या बन चुका है, सेटल लाइफ उसने क्या करी है, स्टार्ट कर दी है। अगर ह्यूमन सेटल हुआ है इट मीन्स कि उसका जो ऑक्यूपेशन है वो एक जगह पर बस स्टार्ट कर दिया होगा उसने,
इट मीन्स उसने क्या करना शुरू कर दिया होगा, खेती करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। तो जब वो एक जगह पर रह रहा है, जब वो एक जगह पर रह रहा है, क्यों? बिकॉज क्योंकि वो खेती कर रहा है एक जगह पर। अब अगर वो एक जगह पर खेती कर रहा है तो उसने अपने जो घर हैं उनको भी परमानेंट या बहुत ही सूटेबल और बहुत ही अच्छे घर उसने बनाए होंगे, ठीक है। और अब जब ह्यूमन एक ही जगह पर रह रहा है, अच्छे घरों में रह रहा है, पक्के घरों में रह रहा है, तो साथ साथ उसका इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छा होने लगा होगा। और उसके साथ साथ उसके लाइफ में कई सारे सोशल कल्चरल प्रिंसिपल्स भी डेवलप होने लगे होंगे। तो सिविलाइजेशन जो होती है वो इन सभी चीजों का ताना बाना होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो सिविलाइजेशन इज द नेक्स्ट स्टेप व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड लिविंग, व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड सेटल लाइफ, व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, व्हेन ह्यूमन built permanent or strong houses we can say, and human started agriculture, storage foods, adopting culture, ठीक है, principles। so whenever all these things we find we found in any area or we found archaeological evidences of such kind of evidences, then we can say that is the evidence of civilization, ठीक है। अगर इस तरह के एविडेंसेस हमें कहीं पर मिलते हैं किसी जगह से आर्कियोलॉजिकल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सो नाउ वी हैव द, यहाँ पे सिविलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि जहाँ पर लोगों ने एक साथ रहना शुरू करा, स्थायी रहना शुरू करा, उन्होंने एग्रीकल्चर अपनाया, उन्होंने पक्के घर बनाए, उन्होंने सोशल कल्चर कस्टम्स अपनाए होंगे, ठीक है, उन्होंने कपड़े पहनना सीख लिया होगा। तो जब ये सारे एविडेंसेस मिलते हैं तब हम उसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। ओके, so now we have the Indus civilization known as the ancient civilization of Indian subcontinent। तो यहाँ पे civilization तो समझ गए अब आप। अब इंडस रीजन में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई उसका नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, ठीक है। सबसे पहली सिविलाइजेशन जिसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, अब ये जो टर्म है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये टर्म कॉइन किया था सर जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति ने, ठीक है। सर जॉन मार्शल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, इन द ईयर 1924 में उन्होंने ये डिक्लेयर किया पूरी दुनिया के सामने दैट इन द रीजन ऑफ इंडस वैली इंडस वैली रीजन में एक सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले हैं। देन ही डिक्लेयर, देन ही अनाउंस टू द वर्ल्ड कि भाई यहाँ पे एक सिविलाइजेशन है, और उन्होंने उस सिविलाइजेशन को टर्म दिया, कॉइन किया बाय द नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बिकॉज इन द इनिशियल स्टेज जब ये सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई थी, मैक्सिमम जो साइट्स थी वो इंडस वैली रिवर या इंडस वैली एरिया में ही थे। दैट इज वाई इस सिविलाइजेशन को स्टार्टिंग में क्या नाम दिया गया? इंडस वैली नाम दिया गया। लेकिन जैसे जैसे और डिस्कवरीज होती गई, डेवलपमेंट होता गया, तब जाकर ये पता चला कि भाई इस सिविलाइजेशन के एविडेंसेस हमें और भी अदर एरिया से या सिंधु नदी से दूर दराज के क्षेत्रों में भी मिले। तब हिस्टोरियंस में, आर्कियोलॉजिस्ट में इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ, एंड देन इस सिविलाइजेशन का एक और नाम डिसाइड हुआ, और वो क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्योंकि उस समय पर एक ये माना जाता था कि भाई जो पहली साइट मिलती है उसके नाम पर नाम रखा जाना चाहिए, इसलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू द अनदर। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो एक इमेज, ठीक है। इस इमेज पर आने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि क्या, कि भाई जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे ये चीज आप ऑलरेडी समझ चुके हो। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये पूरी तरह से बेस्ड है किसके ऊपर? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के ऊपर, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मिलती है वो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर, इट मीन पुरातात्विक स्रोत के ऊपर। देखिए हिस्ट्री की जानकारी जो होती है ना, उसके दो तरह के सोर्स होते हैं। एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल, और दूसरे होते हैं लिटरेरी। तो अब सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी जो हमें मिलती है वो कौन से सोर्सेस से मिलती है? आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी से क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उस समय पर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया जिसको हम आज के समय रीड कर पाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये लिखा तो गया है, यहाँ पे इंडस वैली स्क्रिप्ट हमें दिखाई दे रही है,
लेकिन उस स्क्रिप्ट से कोई हेल्प हमें नहीं मिल पाती है, बिकॉज इस स्क्रिप्ट को अभी तक कोई डेसिफर नहीं कर पाया है, अभी तक उसको डिकोड नहीं कर पाया है। सो गाइस, यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, हमें जानकारी मिलेगी। जो जानकारी है वो किस के ऊपर बेस्ड होगी? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर। किसके ऊपर? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर। स्क्रिप्ट बहुत हेल्प नहीं करती है, बिकॉज स्क्रिप्ट को अभी तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बेसिकली अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि भाई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को किस तरह से हिस्टोरियंस एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, और एक्सप्लेनेशन में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, किस तरह की समस्या आती हैं जब वाइल हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लेनिंग एनी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। और किस तरह से बार बार या मेनी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि उस एक्सप्लेनेशन में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, समय के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है कि भाई इनिशियल लेवल पर आर्कियोलॉजिस्ट ने किसी चीज को इस तरह डिफाइन किया, लेकिन कुछ समय के बाद नए हिस्टोरियंस ने उसको कुछ अलग तरह से डिफाइन किया। तो ये सारी चीजों को हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के अंदर हम सिंधु सभ्यता के अलग अलग पहलुओं के बारे में जानेंगे, लेकिन उन पहलुओं को किसके बेसिस पर जानेंगे? उन पहलुओं को हम जानेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बेसिस पर। साथ में समझेंगे कि इन सोर्सेस को एक्सप्लेन कैसे किया गया, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसमें किस तरह से टाइम के साथ साथ उनमें चेंजेस आते हैं। अब इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में स्क्रिप्ट लिटरेरी एविडेंस जो है वो तो अभी तक डेसिफर हो नहीं पाया है। ठीक है, लिटरेरी एविडेंस तो अभी तक डेसिफर हो नहीं पाया है। दैट इज वाई वी हैव ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्ट को तो अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए। अब देखिए, जब मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करता हूँ, जिससे कि हमें इस सभ्यता के बारे में पता चला, तो उनमें क्या क्या सोर्सेस आते हैं भाई? उनमें सबसे पहला आता है आपका बीड्स। बीड्स का मतलब होता है मनके। ठीक है, देन आपके सामने आता है सील, इट मींस मोहरें। एंड एक सेकंड रुकिएगा। अभी अभी बाद में लगाऊंगा, अभी नहीं लग रहा मुझे, नहीं लग रहा ना अभी, अभी थोड़ी देर बाद लगाऊंगा। ठीक है, देखिए, तो किस तरह के सोर्सेस हैं? बीड्स हैं, सील्स हैं। ठीक है, देन और क्या क्या हमें मिला है? लाइक बिल्डिंग्स, जो यहाँ से हमें बिल्डिंग्स मिले हैं। देन देखिए और भी कई सारी चीजें हैं, लाइक पोर्ट्स, इट मीन्स मिट्टी के बर्तन। ब्रिस्क, ठीक है, ब्रिस्क, बीड्स, सील्स, बिल्डिंग्स, पोर्ट्स, और भी कई सारे ऐसे, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो आर्कियोलॉजिकल हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन हो गए, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, ऑर्नामेंट्स मीन्स जो आभूषण होते हैं। ठीक है, आभूषण, बर्तन, बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो यहाँ से मिले हैं। अब यहाँ पर आपको चित्र में, ठीक है, जो एविडेंस दिख रहा है वो एक हड़प्पन सील है। क्या है? हड़प्पन सील। तो बहुत सारे जो एविडेंसेस हैं उसमें से सबसे ज्यादा या सबसे डिस्टिंक्टिव जो एक आर्टिफैक्ट माना गया है सिंधु सभ्यता का, वो माना गया हड़प्पन सील को, हड़प्पन मोहर को। ठीक है, बहुत सारे अमाउंट में मिली हैं, और ज्यादातर जो मोहरें मिली हैं वो अलग अलग शेप की हैं। ठीक है, इनके बारे में स्पेसिफिक एक टॉपिक है, बट यहाँ पर मैं बता दूं कि अलग अलग शेप में ये मिली हैं। जैसे आपके सामने जो ये एक इमेज दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। इसके अलावा स्पेरिकल, ठीक है, रेक्टेंगुलर, देन बेलनाकार शेप में भी हैं, क्यूबॉइड शेप में भी हैं, बहुत कुछ मोहरें तो बहुत ही स्मॉल शेप की हैं। तो अब, और किस मटेरियल से ये बनी? स्टेटाइट से बनी। स्टेटाइट मतलब एक प्रकार की बहुत ही सॉफ्ट वो होता है स्टोन, उससे ये बनी है। ठीक है, जिन्हें बहुत इजीली ढाला जा सकता था। अब इसमें आप लोग देख रहे हो कि ऊपर वाले पार्ट में आपको हड़प्पन स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, और नीचे वाले पार्ट में आपको एक मोटिव दिखाई दे रहा है। मोटिव का मतलब होता है चित्र या चित्रण। तो यहाँ पे एक आपको एनिमल दिख रहा है जो कि एक बुल है, हम्पेड बुल। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट है, लेकिन ये स्क्रिप्ट तो कोई काम में आती नहीं। अब
बेसिकली आपको समझ में आ गया कि इस सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी के सोर्सेस क्या हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको एक्सप्लेन करने में,